हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? सब बढ़िया? कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही है ना? लाइफ में एंजॉय कर रहे हो बेटा? हाँ बेटा, लाइफ में एंजॉय करते रहिए, खूब मन से पढ़ते रहिए, ठीक है ना? अच्छे रास्ते पे हमेशा चलिए। जब भी आप अच्छे रास्ते पे चलेंगे तो आप अंदर से कभी परेशान नहीं रहेंगे, क्योंकि बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। प्रॉब्लम्स क्रिएट तब होता है जब हमारा पाथ अच्छा नहीं होता है, हमारा रास्ता अच्छा नहीं होता है। अगर हम पूरी ईमानदारी से चल रहे हैं तो हमें प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकता है, और अगर प्रॉब्लम आता भी है तो उसको आप अपने माइंड पे लोगे ही नहीं। ठीक है बेटा? ठीक है, तो बेटा आज हम लोग फिर इंटरफ्रेंस का एक नया लेक्चर देखेंगे, जो कि हम लोग इंटरफ्रेंस का 2 लेक्चर देख चुके हैं पहले। ठीक है, 2 लेक्चर में बेटा, पहले वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को बताया था कि क्या होता है वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। वेव का डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन देखे थे उस, ठीक है ना? y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। एक बार प्लस होता था और एक बार माइनस होता था, ठीक है ना? ये हमारा था डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ वेव। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन के बाद हमें भी बताया था उसमें फेज क्या होता है। फेज का मतलब कला क्या होता है। मैंने कला के बारे में बताया था कि उसमें कला क्या है। ठीक है, उसके बाद जो है फिर मैंने आप लोग को बताया था कि क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बताया था, यानी कि अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। उसमें क्या था? उसमें जो है अगर कोई पार्टिकल था मीडियम का, तो जब वेव जा रहा था तो वेव क्या करता है बताओ? पार्टिकल को एसएचएम कराता है। जैसे ही वेव पार्टिकल तक पहुंचता है, पार्टिकल क्या करने लगता है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन करने लगता है। तो इसी प्रकार से अगर एक वेव ना हो के एक से अधिक वेव हो, मतलब 2 वेव हो या 3 वेव हो या 3 से भी अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अगर सारे के सारे वेव उस पार्टिकल पर पहुंचकर अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रदान कर रहे हैं, किसको? उस पार्टिकल को। यानी कि पहले वाले वेव के कारण डिस्प्लेसमेंट y1 है, दूसरे वाले वेव के कारण y2 है, तीसरे वाले वेव के कारण y3 है। तो बेटा वो जितने भी डिस्प्लेसमेंट थे y1, y2, y3, इन सबका वेक्टर सम नेट डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता था। ये मेरा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये पहला लेक्चर में बनाया था, ठीक है ना? सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकालेंगे, नेट एम्पलीट्यूड, और कैसे हम नेट डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन देखे थे, यानी कि नेट डिस्प्लेसमेंट देखे थे। ठीक है ना? हम लोग इस सेकंड लेक्चर में देखे थे। आपको याद होगा कि मैं सेकंड लेक्चर में बताया था, जिसका बेटा अभी कुछ लिखी हुई चीजें मेरे सामने है, मैं इसको इरेज नहीं किया था। और बच्चों जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था, क्योंकि वीडियो बेटा एडिट करना पड़ता है, थोड़ा बहुत इंट्रो आउट्रो जोड़ना पड़ता है, ठीक है ना? तो इंट्रो आउट्रो जोड़ना, या कहीं ऐसी तो नहीं है कुछ गलती हो गया या लाइट भग गया तो वहाँ से थोड़ा कट करके निकालना। तो जब मैं निकाल रहा था तो मेरा फोकस एक बात पे गया कि मैं पिछले वाले वीडियो में, यानी कि सेकेंड लेक्चर में, मैं एक थोड़ा सा गलती कर दिया था। देखो वो गलती क्या था? खैर मैं जब वेक्टर के बारे में बताया था वो गलती नहीं किया था, लेकिन जब मैं एम्पलीट्यूड यानी A1 और A2 का वेक्टर सम करके नेट एम्पलीट्यूड निकाला था, तो यहां देखो बच्चों, जब मैं tan थीटा निकाला था, थीटा बताओ क्या था? थीटा क्या था सर? ये जो नेट एम्पलीट्यूड था, नेट एम्पलीट्यूड, वह पहला वाला जो वेक्टर था, यानी जो A1 था, उससे एंगल था थीटा। यानी कि जो नेट एम्पलीट्यूड है उसका पहले वाले वेक्टर यानी कि A1 से, यानी कि जो फर्स्ट एम्पलीट्यूड था, यानी कि जो पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड था, उसके बीच का एंगल था। हाँ, इसी को हम लोग फेज भी कहते थे, फेज। ठीक है ना? किसके बीच का फेज डिफरेंस? ठीक है ना? किसके बीच का फेज डिफरेंस बोलते थे इसको? हम लोग पहले वाले वेव से नेट वाला जो वेव आया था उसके बीच का फेज डिफरेंस बोलते थे। खैर मैं कुछ देर पहले फेज बोल दिया हूं, लेकिन वो फेज डिफरेंस है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, और ये देखो, ये एंगल क्या है बताओ? फाई। ये एंगल हमारा फाई। अब फाई क्या है? फाई क्या बताया था मैं उसमें? मैं बताया था फाई जो है, जो पहला वाला एम्पलीट्यूड है, ओके, और जो दूसरा वाला एम्पलीट्यूड है। अब देखो पहला एम्पलीट्यूड क्या था? यानी फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल A1, और ये कौन था? सेकंड वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल A2। उनके बीच का फेज डिफरेंस मैं क्या माना था? फाई। तो देखियोगे बच्चों, जब मैं यहां tan थीटा निकालना हूं तो यहां लिख दिया हूं A2 साइन थीटा अपॉन A1 प्लस A2 कॉस थीटा, जबकि यहां बेटा थीटा ना रहेगा, बल्कि यहां क्या रहेगा? फाई रहेगा। ठीक है,
जो कि मैं जब इसको समझाने के पहले मैं आपको फोर्स का एग्जाम्पल लेके वेक्टर के बारे में बताया था, तो उस टाइम पे मैं आपको बताया था कि 10 अल्फा 10 बीटा बराबर क्या होगा, मैं बताया था। तो उस जगह मैं सही बताया था, लेकिन फिर थोड़ा सा क्या है कि नहीं फोकस हो पाता है, ज़्यादा कभी कभी रात हो जाता है बनाते हुए, ठीक है, तो उतना कॉन्सेंट्रेट माइंड नहीं हो पाता है। मैं भी यार मनुष्य ही हूँ, ठीक है, लेकिन फिर जब वो गलती हमको दिखती है तो मैं अगले लेक्चर में, ठीक है, उसको जरूर सही कर दूंगा। तो क्या है बेटा कि गलतियाँ तो सबसे होती है, हमसे भी होती है, बेशक मैं टीचर हूँ, ठीक है ना, सबसे गलतियाँ होती है, लेकिन गलतियों को फिर सुधार करना है, अपनी गलती को मान लेना है कि हाँ भैया मेरा यहाँ गलती था, तो इसको मैं सही कर दे रहा हूं, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, यहां पे आप लोग क्या कर लोगे, अगर आप नोट्स बनाए होंगे तो आप यहां पे बेटा 5 कर लोगे, 5, ठीक है, यहां भी 5 कर लोगे और इस जगह पे भी आप क्या कर लोगे बताओ, 5 कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये देखो मैं a2 sin phi अपान a1 प्लस a2 cos phi लिख दिया, ठीक है, जिसमें बेटा ये हाँ यहां थीटा ही रहेगा, यहां थीटा ही रहेगा, ये जो एंगल थीटा है, यानी कि जो नेट वाला एम्पलीट्यूड है उसका और जो पहला वाला एम्पलीट्यूड है उसका, उनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा, तो यहां थीटा ही रहेगा। लेकिन फाई क्या है, पहला वाला एम्पलीट्यूड और दूसरा वाला एम्पलीट्यूड, आई मीन यानी फर्स्ट वेव का एम्पलीट्यूड और सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड के बीच का एंगल फाई है, तो इस जगह पे फाई रहेगा। तो आप बच्चों इसको अपने ठीक है नोट्स में जरूर सुधार कर लोगे, क्योंकि बेटा अगर आप गलत लिखे रहोगे तो ये चीज़ कहीं आपको नुकसान कर सकता है, और गलती तो हो सकता है लेकिन फिर भी उसको अगले बार में जरूर सुधार हो जाएगा, क्योंकि बाद में हम भी अपनी वीडियोज़ देखते हैं कि कहाँ गलत हो रहा है कहाँ सही हो रहा है, तो उस पर फोकस करते हैं, तो बाद में फिर सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसा खैर बहुत कम होगा, हमारी पूरी मतलब सोच ये रहेगी कि गलतियाँ ना हो, ठीक है ना, लेकिन अगर होता है तो उसको फिर मैं बता दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आप जल्दी से इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। उसके बाद आज हम बताएंगे आपको कि वेव की इंटेंसिटी के बारे में, कि वेव की इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी के बारे में एक मैं रफली आपको नॉलेज दूंगा। इंटेंसिटी जानने के बाद हम लोग इंटेंसिटी का डेफिनेशन देखेंगे, इंटेंसिटी का फार्मूला देखेंगे, और जैसे नेट एम्पलीट्यूड निकाले थे यहाँ पे ए नेट, जिसको मैं ए नेट को कैपिटल ए मान लिया था, किसी किसी बुक में कैपिटल ए देता है, उसी प्रकार से हम नेट इंटेंसिटी के बारे में आपको बताएंगे। तो ठीक है, तो जल्दी से आप इसको खटाक से नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बताता हूं आपको कि इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, इंटेंसिटी से क्या लेना देना होता है, तो जल्दी आप नोट कर लीजिए। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ठीक है, जिसमें बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक होगा, खैर ये मेरा लेक्चर नंबर बताओ क्या वहां है, ये मेरा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 है। और लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ वेव, ठीक है ना, इसका मतलब यह हो गया कि तरंग की तीव्रता, तरंग की तीव्रता देखेंगे, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ वेव देखेंगे। तरंग की तीव्रता क्या होता है, तरंग की तीव्रता से क्या लेना देना है, ठीक है। देखो बेटा, मैं आपको तरंग के बारे में काफी नॉलेज दिया हूं, यहां तक कि जब मैं वेव ऑप्टिक्स का पहला लेक्चर, ठीक है ना, पहला चैप्टर बना रहा था, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इन सब में हमेशा मैं वेव की बातें किया हूं, ठीक है। तो क्या है कि हम बहुत बार आपको ये भी बताया हूं कि साउंड वेव का एग्जाम्पल लेके बताया हूं। यहां तो फिलहाल हमारा, ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स चल रहा है, यानी कि प्रकाश से संबंधित वेव चल रहा है, तो हमने वेव के बारे में कई एग्जाम्पल लिया है। एक बार आप देखे होंगे कि कोई जलाशय था, कोई मतलब पोखरा था, तालाब था, उसमें मैं पत्थर फेंक के उसमें जो लहर उत्पन्न किया था, जो हलचल उत्पन्न किया था, उसके बारे में भी मैं आपको ठीक है बताया हूं। रस्सी पे बेटा झटका दिया था एक एंड पे, तो उसमें भी जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ था उसके बारे में मैं भी आपको एक्सप्लेन किया था। तो क्या है कि मैं कई टाइप का वेव का एग्जांपल ले लेके आपके माइंड में ये स्टोर कराना चाहा कि देखो वेव ये होता है, ठीक है। तो अब क्या है कि इंटेंसिटी से लेना देना क्या है, देखो बच्चों, जैसे मैं बताया था कि इंटरफेरेंस में क्या होता है, देखो इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव जब आपस में मिलती हैं तो उनका मिलना ही क्या कहलाता है बताओ, इंटरफेरेंस कहलाता है, यानी कि व्यतिकरण कहलाता है।
2 वेव का मिलना, या 2 से अधिक वेव भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 वेव तो होने चाहिए, ठीक है। जिसको मैं ये भी बोला था कि आगे चल के इंटरफ्रेंस की घटना को और भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। कब? जब मैं आपको बताऊंगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि YDSC, ठीक है। YDSC का मतलब बच्चों हो गया YDSE, यंग डबल स्लिट, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5th या 6th, ठीक है ना, होगा इंटरफ्रेंस का। तब मैं आपको बताऊंगा कि YDSC क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, ठीक है। तो इसमें जाके ये इंटरफ्रेंस की घटना और भी क्लियर हो जाएगी और भी स्पष्ट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आप सीक्वेंस में वीडियो देखते चलिए स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग से अगर देखेंगे तो आपको पढ़ने में मजा भी आएगा और आता भी होगा, जो लोग देखते होंगे बिल्कुल उसमें आता होगा, ठीक है। तो अब क्या है कि YDSC में तो हम लोग और भी क्लियर कर लेंगे कि इंटरफ्रेंस क्या है, ठीक है ना। इंटरफ्रेंस का जो पैटर्न है वो कैसे मिलता है, कैसे ठीक है ना ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, कैसे डार्क फ्रिंज मिलेगा अल्टरनेट ऑर्डर में, वो एक पर्दे पे कि स्क्रीन पे, ठीक है ना। वो जो मतलब डार्क फ्रिंज है, जो आपका क्या बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज है, जो पैटर्न प्राप्त होता है वो मैं बना के आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अभी वो आने वाले लेक्चर में होगा, ठीक है। लेकिन बार बार इसलिए बोल देता हूं कि आपके माइंड में ये चीज़ें जरूर स्ट्राइक करे कि ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो माइंड में जब रहेगा तो आपके अंदर भी एक उत्सुकता रहेगी कि चलो देखते हैं किस दिन पढ़ाया जाएगा YDSC, क्या है YDSC। तो एक आपके अंदर उत्सुकता होगा, और जब उत्सुकता होगा तो ही आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है। अंदर उत्सुकता होनी बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो अब जो है इंटेंसिटी ऑफ वेव में मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि बेटा जैसे इंटरफ्रेंस हुआ, यानी कि 2 वेव आपस में मिले। मान लो भैया ये 2 वेव हैं, ठीक है। ये मैं उनका क्या है, 1 मिनट, चलो मैं पूरा चित्र बना दे रहा हूं समझाने के लिए। जैसे मान लो ये पहला सोर्स है S1 और ये दूसरा सोर्स है S2, ठीक है। यहां से बेटा वेव चला, बताइए ये है हमारे क्या है बताओ, ये रेज है, रेज, और ये हमारा जो है बच्चों आपको पता होगा कि ये है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट देखो, ये आपका वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट का जो प्लेन है उस प्लेन पर हमेशा जो रेज प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होता है। ये पहले वाले चैप्टर में ही मैं एक्सप्लेन किया हूं, जब मैं आपको बताया था हाइगेंस का सिद्धांत, यानी कि हाइगेंस प्रिंसिपल। उसमें मैं आपको वेव फ्रंट क्या होता है, वेवलेट्स क्या होता है ये बताया था। तो खैर आते हैं इस पर, ठीक है, आप लोग देखे भी होंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि इंटरफ्रेंस देखो, अब यहाँ पे 2 वेव्स आपस में मिल रही हैं, देखो यहाँ मिली, यहाँ मिली, इन जगह भी मिली। तो क्या होता है बेटा, किसी स्थान पर जो ये लाइट की, ठीक है ना, इंटेंसिटी होती है, मतलब इंटेंसिटी का मतलब होता है चमकीलापन, ठीक है। तो कहीं वो ज्यादा चमकीला प्राप्त होता है, कहीं ज्यादा ब्राइट होता है, और किसी स्थान पे डार्क होता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब बच्चों अगर इंटरफ्रेंस में ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे सपोज दैट मैं एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे A, एक पॉइंट यहाँ ले लिया B, एक पॉइंट यहाँ ले लिया C, बस वैसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटेंसिटी का लेना देना किससे है। तो मान लो 3 पॉइंट ले लिया A B C, ठीक है। अब इस स्थान पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत हाई है इंटेंसिटी, लो। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो इंटेंसिटी कम हो गया। मान लो सेकंड पॉइंट पे इंटेंसिटी थोड़ा पहले से कम है, देखो यहाँ 3 एरो बनाया जान के कि मतलब इंटेंसिटी हाई है, यहाँ 2 एरो बनाया, यहाँ मैं 1 एरो बनाया। तो देखो इंटेंसिटी धीरे धीरे बताओ क्या हो रही है, कम हो रही है, यानी कि यहाँ ज्यादा ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम ब्राइटनेस है, यहाँ थोड़ा और कम ब्राइटनेस है। तो ब्राइटनेस देखे होगे जैसे जैसे मैं इस साइड जा रहा हूं, देखो A से C की ओर जा रहा हूं, ब्राइटनेस मान लो कम हो रहा है, ब्राइटनेस, ठीक है। आप मोबाइल की ब्राइटनेस जानते होगे, मोबाइल की ब्राइटनेस आप बढ़ाते होगे, तो वही ब्राइटनेस से लेना देना आपको पता होगा कि क्या है। तो अगर मान लो बेटा ब्राइटनेस धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि इंटेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इंटेंसिटी का बेटा लेना देना ब्राइटनेस से है, यानी कि आप इंटेंसिटी को ब्राइटनेस से कंपेयर कर सकते हो, और वही है भी हो, ठीक है। तो जहां मैं इंटेंसिटी की बात बोलूं, अगर आपको इंटेंसिटी अच्छे से नहीं फील हो रहा है तो आप अपने माइंड में ब्राइटनेस चलाओ, कि अगर ब्राइटनेस बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर ब्राइटनेस घटा रहे हो तो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ये हमारी लाइट की बात हो गई। लेकिन जब यही बात
मैं साउंड की करूंगा, साउंड वेव की बात करूंगा। तो अब साउंड वेव में तो ब्राइटनेस से मतलब है नहीं। अब ये थोड़ी है कि मैं अपनी जुबान से कुछ बोल रहा हूं तो इसमें ठीक है ना ब्राइटनेस यानी कि चमकीलापन निकल रहा है, ये लाइट तो है नहीं। तो वहां जब साउंड वेव की बात करेंगे तो बात होगा लाउडनेस से, यानी कि आवाज से। जहां लाउडनेस ज्यादा होगा, जहां ज्यादा आवाज तेज सुनाई देगा, वहां पे बेटा इंटेंसिटी ज्यादा होगा, और जहां आवाज कम होगा वहां इंटेंसिटी क्या होगा बताओ, कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साउंड वेव में ठीक है ना हम लाउडनेस से बात करेंगे, यानी कि आवाज का तेज होना किसी स्थान पे या किसी स्थान पे कम होना, यहां से इंटेंसिटी को ट्रीट करेंगे। जहां आवाज ज्यादा तेज सुनाई दे रहा है इसका मतलब वहां पे इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और जहां आवाज कम सुनाई दे रहा है वहां इंटेंसिटी क्या है, कम है। लेकिन हमारा जो लाइट वेव है, लाइट वेव में हमारा साउंड से लेना देना तो है नहीं, लाइट वेव में हमारा प्रकाश से लेना देना है, और जब प्रकाश से लेना देना है तो वहां बात ब्राइटनेस की करेंगे। तो बेटा जहां ब्राइटनेस ज्यादा होगा वहां इंटेंसिटी ज्यादा है, और जहां ब्राइटनेस कम होगा वहां इंटेंसिटी कम होगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा है इंटेंसिटी। तो क्या आपको इंटेंसिटी के बारे में रफली नॉलेज हो गया? मैं बेटा रफली हमेशा इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं चाहे कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, कुछ ना कुछ बातें तो उसमें रह ही जाएगा, क्योंकि एक्सप्लेन करने का कोई सीमा तो होता नहीं है कि कितना एक्सप्लेन कर दूंगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि रफली का मतलब ये हो गया कि मतलब मैं पूरा का पूरा उसमें बात एंड तो नहीं कर दिया, लेकिन ये कि बेटर करने की कोशिश किया, बेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि बेस्ट के चक्कर में केवल इसी इंटेंसिटी पे कम से कम 10 लेक्चर बन सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमारा काम यह है कि मैं आपको बताते चलूं, आपके माइंड में उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज देता रहूं, और वो नॉलेज दूं जो नॉलेज एकदम पुख्ता है, जो नॉलेज एकदम क्लियर है, और फिर आगे बढ़ता चलूं। बात समझ में आ रहा है? और जब मैं आपको एक बार रास्ता दिखा दूंगा तो एक समय ऐसा आएगा कि खुद ब खुद आप आगे की रास्ता ढूंढने लगोगे। और जिस दिन आप खुद ब खुद मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में जब आप खुद रास्ता ढूंढने लगोगे तो समझ लो अब आपका आगे बढ़ना निश्चित है। अभी फिलहाल हम रास्ता दिखा रहे हैं कि पढ़ाई क्या होता है, कैसे होता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, 1 मिनट बच्चों, कैप गिर गया। अच्छा ठीक है, तो ये बात हो गई इंटेंसिटी से। तो आइए बच्चों हम लोग इंटेंसिटी निकालेंगे कि इंटेंसिटी क्या होगा। ठीक है ना, आपका वेव की इंटेंसिटी की गणना करेंगे और देखेंगे कि वेव की इंटेंसिटी में, फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में किस प्रकार का रिलेशन होता है। तो कोई दिक्कत बच्चों? तो ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं बताओ, इरेज कर दे रहा हूं। अब देखो बच्चों, मान लीजिए बेटा कि मैंने जो है, 1 मिनट, मान लीजिए बेटा मैंने एक मीडियम लिया, कोई भी, ये एक मीडियम है जिसकी हिंदी क्या होती है बताओ, माध्यम। ओके, माध्यम के तौर पे मैं कई बार आप देखे होंगे एग्जाम्पल पे, ठीक है ना, जल लिया हूं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर। ओके, ये वाटर ले लिया, चलो भैया वाटर बना भी देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब बेटा अगर ये कोई माध्यम है, कोई मीडियम है, तो इसकी कोई ना कोई डेंसिटी भी होगी। तो इसकी डेंसिटी को मैं मान लिया बेटा रो। क्या मान लिया बताओ? रो। ठीक है, डेंसिटी को देखो बेटा रो से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं डी से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं सिग्मा से भी डिनोट किया गया है, लेकिन ये बहुत कम देखने के लिए मिलेगा आपको। डेंसिटी डी और रो ये ज्यादा आपको मिलेगा, रो। ठीक है, रो, इसको रो पढ़ते हैं, और ये डी है। डी मतलब जानते हो डेंसिटी का पहला लेटर ले लिया गया है डी। तो मान लीजिए कि जो ये रो है ये क्या है बताओ? डेंसिटी ऑफ मीडियम, डेंसिटी ऑफ मीडियम। ओके बच्चों, डेंसिटी ऑफ मीडियम हो गया। अच्छा, यहां मान लीजिए इस जगह पे मैं एक सोर्स रख दिया। सोर्स, कौन सा सोर्स रखा हूं? वेव का सोर्स रखा हूं, यानी कि जहां से वेव का उत्सर्जन होगा। अब वो साउंड वेव भी हो सकता है, वो लाइट वेव भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो चूंकि बात हम लोग लाइट की कर रहे हैं, इन्हें समय लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मान लो ये कोई टॉर्च है। ठीक है, ये सोर्स है जहां से लाइट निकलेगा।
अब ये बताओ, ये वेव जो है आगे बढ़ेगा, ये वेव, अरे भाई वेव निकलेगा तो हर पॉसिबल डायरेक्शन में, जहां जहां पॉसिबल है, जहां जहां संभव है वो आगे बढ़ेगा। इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, इस साइड भी जाएगा, हर जगह जाएगा। लेकिन मैंने एक ही मतलब क्या बोलते हैं रास्ता दिखाया, इधर आगे बढ़ते हुए। अब मान लो बेटा ये जो वेव के चलने की स्पीड है वो v मान लिया, v, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो v क्या है बच्चों, बताओ v क्या है? v है हमारा स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, यानी कि v हमारा है स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम। अच्छा मेरे भाई, अगर ये वेव है तो इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कि एक सेकंड में कितना वेव उत्सर्जित हो रहा है। जैसे पानी में पत्थर फेंका तो एक सेकंड में कितना लहर, जो लहर बन रहा था भाई, एक सेकंड में कितना लहर प्रोड्यूस हो रहा है, एक सेकंड में कितना चक्कर, चक्कर का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, जैसे पंखा है, पंखा की बात कर दो, ठीक है ना, तो वहां पे एक सेकंड में वो कितना चक्कर लगा रहा है, तो वहां पंखे की फ्रीक्वेंसी हो गई। लेकिन यहां वेव की फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में कितना बार वेव उत्सर्जित हो रहा, कितना बार वेव निकला, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मान लो बेटा एफ, एफ, ठीक है, यानी कि ये आपका क्या बताओ, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। अब बच्चों इसकी देखो हिंदी तो थोड़ा बहुत आप जानते होंगे कि डेंसिटी का मतलब किससे है, घनत्व से है, ठीक है। यानी कि ये डेंसिटी ऑफ मीडियम, यानी कि मीडियम का क्या है बताओ, घनत्व है, कौन, रो। स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम, यानी कि जो वेव है उसकी स्पीड है कहां पे, मीडियम में, v मान लिया, स्पीड माने चाल। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, यानी कि तरंग की आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी माने आवृत्ति। इतनी कॉमन हिंदी इंग्लिश तो आपको पता होगा और हम पहले बहुत बार जिक्र भी कर चुके हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि हर बार मतलब मैं हिंदी लिख ही दूं, मैं कभी कभी जुबान से बोल भी दूंगा और कभी कभी लिख भी दूंगा, ठीक है। अब हर बार मतलब इतना फोकस नहीं हो पाती है बातों पे, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, अब जो है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है मैं मान लिया, एम्पलीट्यूड जो है वो ए मान लिया, ए भी मान सकता हूं, कैपिटल ए भी मान सकता हूं, स्मॉल ए भी मान सकता हूं, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया बच्चों आयाम, यानी कि वेव का आयाम, यानी कि वह वेव अब कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है और कितना मैक्सिमम नीचे आ रहा है। जैसे मैं बताया था कि श्रृंग और गर्त, यानी कि ट्रफ और क्रस्ट के फॉर्म में वेव आगे बढ़ता है, तो कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है या कितना मैक्सिमम नीचे आ रहा है, ठीक है ना। यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे क्या कहेंगे बताओ, एम्पलीट्यूड। हाँ, जब वो वेव किसी पार्टिकल को टक्कर करेगा तो पार्टिकल भी अपनी पोजीशन पर एसएचएम करने लगेगा, तो वो भी उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा कि कितना मैक्सिमम ऊपर जा रहा है और कितना मैक्सिमम नीचे आ रहा है, तो उसका एम्पलीट्यूड है। तो इतनी बातों को मैं लिख दिया कि कहाँ क्या है। अब ये लिखने का क्या वजह था, अब इस बात को बताता हूं कि ये लिखने का क्या वजह था, क्यों आखिर इसको मैं लिखा। देखो बच्चों, अब क्या है कि जो बेटा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी, वह इंटेंसिटी बराबर होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 पाई, ठीक है, 2 पाई। उसके बाद बच्चों हमारा हो जाएगा v, v का मतलब क्या हो गया बताओ, v का मतलब हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद रो, रो का मतलब क्या हो गया, डेंसिटी, ठीक है। एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर मतलब फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। उसके बाद बच्चों ए, ए माने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है, जिसका मतलब प्रूफ भी आप क्लास 11th में पाओगे, लेकिन फिलहाल आप अभी, ठीक है ना, इस फार्मूले को जान लीजिए। तो बताओ इंटेंसिटी किसके बराबर हो गया, 2 पाई, ओके। v, v मतलब स्पीड ऑफ वेव इन मीडियम। रो डेंसिटी ऑफ मीडियम, मीडियम का डेंसिटी मतलब घनत्व। एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, वेव की फ्रीक्वेंसी, वेव की आवृत्ति। और ए क्या है बताओ, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या हो गया, आयाम। तो बच्चों ये स्क्वायर और यहां पे स्क्वायर है, तो ये मेरा फार्मूला होता है। तो आप जल्दी से पहले इतना नोट करो, फिर मैं कुछ आगे बताता हूं कि कितनी चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे, कितनी चीजों को कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो आप जल्दी से एक काम करिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको आप इतना पहले नोट करिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करो, चलो। नोट कर चुके होंगे इसको, अब देखिए ध्यान दीजिए।
अब क्या है बच्चों कि अब एक चीज देखो, देखो बेटा 2 पाई तो कांस्टेंट है, ये तो एक संख्या है। अरे भाई 2 पाई का मतलब आप जानते हो 22/7 या 3.14। वी क्या है बताओ, स्पीड ऑफ लाइट बोलो या स्पीड ऑफ वेव बोल दो, किसमें, मीडियम में। तो बताओ क्या मीडियम में स्पीड बेटा बदलता है? किसी एक मीडियम में वेव का जो स्पीड होता है सेम होता है। हाँ, मीडियम बदल दूंगा तब जाके उसकी बेटा क्या बदलेगा बताओ, स्पीड बदलेगा। जैसे यहां पे आपने वाटर लिया या मैंने वाटर लिया, ठीक है, तो यहां पे वाटर लिया, अब वाटर के स्थान पे कुछ और मीडियम ले लूं, कोई भी मीडियम ले लूं ट्रांसपेरेंट, जिसमें वेव जो है प्रोपेगेट हो सके, तो जाके स्पीड बदल जाएगा। बस समझ में आ रहा है? तो स्पीड भी देखो कांस्टेंट रहेगा, स्पीड भी बदलेगा नहीं क्योंकि मीडियम नहीं बदल रहा है। फ्रीक्वेंसी, सॉरी, अब देखो बात आया रो की बात आया। रो क्या है? डेंसिटी। अब बताओ जब आप मीडियम नहीं बदल रहे हो तो क्या डेंसिटी बदलेगा? अरे भाई चाहे आप इस जगह की बात करो, यहां की बात करो, यहां की बात करो, यहां की बात करो, यहां की बात करो, डेंसिटी हर जगह समान होगा। आप चाहे एक बूंद पानी ले लो या पानी का पूरा सागर ही ले लो, जो पानी की डेंसिटी है, जो वाटर की डेंसिटी है, घनत्व है, वो चेंज नहीं होगा, डेंसिटी उतना ही रहेगा। तो बताओ डेंसिटी भी नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी भी नहीं बदलेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मैं पिछला लेक्चर में, जो बच्चे पिछला लेक्चर देखे होंगे, मैं बेटा याद करो ओमेगा को और के को, इनको बेटा कांस्टेंट माना था, ठीक है, कांस्टेंट। ओमेगा क्या था बताओ? ओमेगा होता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग, और के क्या था हमारा? संचरण नियतांक। तो इन दोनों को कांस्टेंट माना था। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई एफ। बताओ अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो 2 पाई एफ भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह कि फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, और जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी तो बताओ सोर्स कैसा होगा? कोहेरेंट सोर्स, ठीक है। हाँ, जिसके बारे में मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया हूं, इसका भी एक वीडियो बनेगा कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स की जरूरत क्यों जरूरत पड़ी बेटा। एक अच्छा इंटरफेरेंस प्राप्त करने के लिए, एक अच्छा इंटरफेरेंस का घटना कराने के लिए, एक अच्छा पैटर्न प्राप्त करने के लिए कोहेरेंट सोर्स होना जरूरी है। अब कोहेरेंट सोर्स, फिर मैं बोल रहा हूं कि आपके अंदर ये जरूर उत्सुकता होनी चाहिए कि कोहेरेंट सोर्स क्या है। वो आगे आने वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। एक ही लेक्चर में हर चीज नहीं बताया जा सकता, ठीक है, ये बात हमेशा हम बोलते हैं आपको। तो क्या है कि बताओ फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगी क्योंकि ओमेगा हमने कांस्टेंट माना था। ओमेगा कांस्टेंट मानने से फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगी। तो भैया जब फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट हो जाएगा तो एक चीज देखो बच्चों, 2 पाई, ठीक है, वी यहां स्पीड, रो क्या है बताओ? डेंसिटी तो कांस्टेंट होगा। फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि कोहेरेंट सोर्स है। और यहां ए एम्पलीट्यूड, बच्चों एम्पलीट्यूड अलग अलग होगा क्योंकि याद करो पिछले लेक्चर में मैं कितने सोर्स लिया था? 2, S1 और S2। तो एक का एम्पलीट्यूड A1 माना था और दूसरे का एम्पलीट्यूड A2 माना था। तो एम्पलीट्यूड हम अलग, ठीक है, अलग अलग माने हैं, इसलिए एम्पलीट्यूड भर ठीक है ना, बदलेगा। अगर हम मान लो एक सोर्स ना रख के 2 सोर्स रख दे या 3 सोर्स रख दे, ठीक है, तो देखो 2 पाई वी रो एफ, ये तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन एम्पलीट्यूड उनका क्या होगा बताओ? अलग अलग होगा। बस समझ में आ रहा है? तो अब बात एक चीज और आया कि इसको मैं शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान देना, शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये 2 पाई वी रो एफ, ये पूरी चीज कांस्टेंट हो गया। तो इसको मैं लेट, मतलब मान ले रहा हूं, लेट 2 पाई वी रो एफ स्क्वायर इज इक्वल टू के मतलब कोई कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट। बात समझ आया? अब जब बेटा इसको कांस्टेंट मान लिया तो बताओ आई, इसलिए आई बराबर क्या हो गया? आई बराबर हमारा हो गया, ये पूरी की जगह के लिख सकता हूं, के ए स्क्वायर, या बोलूं तो यहां पे, ठीक है ना, इस के को हटा दो तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। तो ये बेटा एक रिलेशन होता है किसमें बताओ? इंटेंसिटी में और एम्पलीट्यूड में, यानी कि तीव्रता में और आयाम में। ये एक रिलेशन होता है कि I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, ठीक है, जहां हम बोल सकता हूं कि जो इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा होगा तो स्क्वायर करने पे वो चीज और ज्यादा हो जाएगा,
तो इंटेंसिटी ज्यादा होगा, अगर एम्पलीट्यूड किसी जगह कम होगा तो इंटेंसिटी भी उस जगह कम होगा। यानी कि जो प्रकाश की तीव्रता है या बोलो जो वेव की तीव्रता है वो भी कम होगा। तो बताओ इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ एम्पलीट्यूड पर। जैसे एम्पलीट्यूड चल रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से कौन ट्रीट कर रहा है, इंटेंसिटी भी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है इनके बीच में। बात समझ में आया? तो फिर इतनी बात नोट करो। इसके बाद हम लोग नेट इंटेंसिटी निकालेंगे। जैसे हम लोग नेट एम्पलीट्यूड निकाले थे, A1 पहला वाला एम्पलीट्यूड था पहले वाले वेव का, A2 दूसरे वाले वेव का ठीक है एम्पलीट्यूड था, और इनके बीच का एंगल क्या था, फाई। यानी कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस था वो क्या था, बताओ, फाई। तो उसी प्रकार से हम क्या निकाले थे, बताओ, जो ए नेट था वो आया था √A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो उसी प्रकार से इंटेंसिटी की गणना करेंगे, नेट इंटेंसिटी की गणना करेंगे। जब नेट इंटेंसिटी की गणना कर लेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि अगले वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा समपोषी व्यतिकरण क्या होता है और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। बात समझ में आया? तो इसके बारे में अगले लेक्चर में देख लेंगे, वरना लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसे फिर नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, जल्दी नोट करो खटाखट। मैं बोर्ड से हट जाता हूं जान के कि आप अच्छे से वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो, फिर मैं बताऊं, कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक है, नोट करो। ठीक है बेटा, नोट हो चुका होगा। उंगली पकड़ के चला ममता के चल में पड़ा। ठीक है, देखो बेटा ध्यान देना। तो अब जो है हम लोग किसकी कैलकुलेशन करेंगे बताओ, ठीक है ना, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटेंसिटी, ठीक है, यानी कैलकुलेशन ऑफ नेट इंटेंसिटी, यानी कि परिणामी तीव्रता की गणना करेंगे हम लोग, ठीक है ना, परिणामी तीव्रता की हम लोग क्या करेंगे बताओ, गणना करेंगे, ठीक है बेटा, यानी कि परिणामी तीव्रता की गणना। तो जल्दी से आप लोग इस चीज को हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, ठीक है ना, परिणामी तीव्रता की गणना, ठीक है। तो थोड़ा साथ मिलेगा तो अभी तुरंत क्या बोलते हैं इसका मैं डेरिवेशन भी कर दूंगा, ठीक है, ध्यान देना। अब क्या है बच्चों कि अभी देखो कुछ देर पहले मैं आपको बताया, क्या बताओ, कुछ देर पहले क्या बताया कि जो आई होता है वह बराबर होता KA² के। अभी देखो जस्ट पहले इरेज करने के पहले बताया कि I = KA², ओके। अच्छा बताओ आई को मान लो बेटा नेट इंटेंसिटी। नेट इंटेंसिटी क्या, अरे भाई दो वेव था, पहला वेव था जो S1 से आया था, दूसरा वेव S2 से आया था। पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल a1 माने थे आप, दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड स्मॉल a2 माने थे, और दोनों वेव मिलकर एक परिणामी वेव बनाए थे जिसका एम्पलीट्यूड स्मॉल a नेट माना था जो कि कैपिटल A के बराबर लिखा था। तो उसी प्रकार से जो परिणामी वेव है, ठीक है, उस परिणामी वेव का जो इंटेंसिटी है वो I मान लिया, ठीक है। और ये क्या बताओ, परिणामी आयाम यानी कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या नेट एम्पलीट्यूड, तो I = KA², ओके। अच्छा मान लीजिए यहां कांस्टेंट K तो है A के जगह बेटा, A के जगह हम मान लो स्मॉल a1 का स्क्वायर कर दिए। तो जैसे ही देखो A के जगह स्मॉल a1 का स्क्वायर कर दिए, इसका मतलब मैं पहले वाले वेव की बात कर रहा हूं, तो पहले वाले वेव के कारण जो इंटेंसिटी है वो I1 मान लो। अरे भाई पहले वाले वेव के कारण एम्पलीट्यूड स्मॉल a1 है तो उसके कारण जो इंटेंसिटी है वो I1 मान लो। इसी प्रकार से अगर मैं KA2 का स्क्वायर लिख दिया तो इसका मतलब दूसरा वाला वेव की बात कर रहा हूं, तो अब जब दूसरे वाले वेव की बात करो तो इसके द्वारा जो इंटेंसिटी है वो I2 मान लो, ठीक है। हाँ ठीक है, तो I1 I2 क्या है, बात समझ में आया सर। I1 जो है जो हमारा फर्स्ट वेव है उसके कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी है यानी कि ब्राइटनेस है। जो I2 है वो दूसरे वाले वेव के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी है, और जो I है वो जो
परिणामी तरंग है, यानी कि जो नेट वेव है उसका इंटेंसिटी है। ठीक है, अब आइए बात हम लोग करते, बताओ सूत्र ए बराबर मैं आपको बताया था अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, अरे सॉरी cos थीटा में लिख दिया, cos फाई से। क्या आपको ये सूत्र मैं कभी बताया? बोलिए, ये सूत्र मैं आपको बेटा अभी पिछले वाले लेक्चर में बताया। ठीक है, इसका डेरिवेशन। और आज जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाने आया तो इरेज करने के पहले भी ये फार्मूला आपके सामने था। ठीक है, अब देखो ए क्या है बताओ, ये ए है नेट एम्पलीट्यूड, A1 A2 क्या है, पहले वाले वेव का एम्पलीट्यूड, और A2 दूसरे वाले वेव का एम्पलीट्यूड। फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस। हर बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि कौन चीज क्या है, कौन चीज क्या नहीं है, वरना आप फार्मूला रट लोगे और जब एग्जाम देने बैठोगे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। आपके माइंड में हर चीज आना चाहिए, कौन चीज क्या है, कौन चीज क्या नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब एक काम करें कि दोनों बेटा साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, क्यों? जिसकी वजह से ये रूट क्या हो जाए, हट जाए। ठीक है, तो चलो भैया, इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्क करने पर, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये सब आप लिख लेना नीचे। ठीक है ना, तो अब बताओ क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर इज इक्वल टू रूट बेटा हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। बोलो मेरे भाई, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब एक चीज और भी देखो बेटा, बोलिए क्या, ध्यान दीजिएगा कि यहां क्या है बताओ, ए स्क्वायर। ठीक है, चलो भैया मैं लिख दिया ए स्क्वायर बराबर, यहां देखो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2। देखो बेटा, देखो यहां क्या है बताओ, A1 A2, तो देखो बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो A1 का स्क्वायर कर दिया और फिर इसको रूट के अंदर ले लिया। देखो स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल होकर क्या बचेगा, A1। इसी प्रकार से यहां जहां A2 है उसको लिख दिया A2 का स्क्वायर, फिर लिख दिया रूट, और यहां क्या लिख दिया बताओ, cos फाई। अब आप मेरे से एक सवाल जरूर कर सकते हो कि सर आप यहां पे A1 A2 को वैसे ही क्यों नहीं लिख दिए, क्यों आप स्क्वायर करके लिखे हो? तो देखो बेटा, उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे बेटा कारण यह है कि यहां देखो A1 का स्क्वायर है और A2 का स्क्वायर है, और मैं चाह रहा हूं कि इंटेंसिटी लेते जाऊं यहां पे। बोलो, तो जब इंटेंसिटी लाऊंगा तो हमको हर जगह स्क्वायर टाइप की चीजें चाहिए, इसीलिए मैं जो A1 और A2, यहां देखो A1 और A2 लिखा था उसको स्क्वायर बनाया। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या दिमाग है, वो मैं बताता रहता हूं, जिसकी वजह से आप भी ऐसे अगले किसी टॉपिक में या किसी मैथ के क्वेश्चन में आप भी दिमाग लगाओ कि कैसे सोचा जाता है। ठीक है, धीरे धीरे आपकी सोच बेटा डेवलप होती जाएगी, बस साथ में आप जुड़े रहिए। ठीक है, जितनी भी माँ सरस्वती के दया से मेरे पास नॉलेज है मैं आपको बताता रहूंगा कि देखो ऐसे ऐसे सोचा जाता है, ये चीज ऐसे नहीं ऐसे किया जाता है, तो आपको भी आता रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखो अब आगे देखो, अब क्या है बेटा, देखो यहां देखो ए स्क्वायर के साथ देखो यहां कांस्टेंट के, यहां कांस्टेंट के, यहां कांस्टेंट के का मल्टीप्लाई है, तो मैं सोचा क्यों ना मैं दोनों साइड में किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या चलेगा मेरे भाई? चलो देखो, तो देखो यहां पे क्या लिख दिया, के ए स्क्वायर बराबर, यहां क्या हो गया, के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2, ध्यान देना 2। अब देखो ये जो k का मल्टीप्लाई करूंगा, k देखो यहां भी देखो 2 के साथ भी k का मल्टीप्लाई होगा, तो बेटा k जो है ना उस k को दो बार ऐसे लिख सकता हूं, देखो रूट k इंटू रूट k। अरे भाई, किसी भी चीज को रूट में दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज आ जाएगा। जैसे कहीं लिखा हो 2 तो उसको लिख सकते हो √2 इंटू √2। बात समझ आया? तो बेटा मैं क्या किया कि रूट के और रूट के दो रूट के आ गया, तो एक रूट के इसके साथ दे दिया और एक रूट के इसके साथ दे दिया, तो ये लिखा जाएगा देखो के A1 स्क्वायर और ये हो जाएगा रूट के A2 स्क्वायर और यहां हो जाएगा cos फाई। क्या नीचे तक आ रहा बेटा? एक मिनट, हाँ यहां तक आ रहा है, इसके नीचे लिखने पे दिक्कत हो सकता है। चलिए ठीक है, खैर तो देखिए हो सकता है दिख जाए भी।
ठीक है, थोड़ा देखना पड़ता है बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो में कट जाए। ठीक है, मैं पढ़ाता चला जाऊँ, वीडियो में कट जाए। क्या होता है कि इतने समय मैं वीडियो घर पे बना रहा हूँ, तो जब वीडियो मैं घर पे बना रहा हूँ, ऊपर से सब कोई सो गया है, देखो ठीक है ना, तो अब किसी को बैठा के थोड़ी दिखा सकता हूँ कि आओ देखो, मतलब क्या बोलते हैं, कहीं वीडियो में कट तो नहीं गया या ब्राइटनेस तो नहीं कम है, तो सब कुछ अकेले सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, तो बार बार जाके देखना पड़ता है। और जब मैं वीडियो सेंटर पे बनाता था तो वहाँ स्टूडेंट्स रहते थे, एक दो स्टूडेंट्स कोई आ जाता था तो बैठ के पढ़ने लगता था, तो थोड़ा बताया करता था, तो इसलिए बार बार ठीक है देखने जाना पड़ता है। तो मतलब आप डिस्टर्ब होते होंगे, लेकिन फिर भी क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो के ए स्क्वायर, बताओ के ए स्क्वायर के जगह क्या लिख सकता हूँ बेटा, आई बराबर के ए वन स्क्वायर, बताओ के ए वन स्क्वायर की जगह आई वन, ओके, प्लस के ए टू स्क्वायर, के ए टू स्क्वायर की जगह आई टू, प्लस 2, देखो बेटा ये के ए वन के स्क्वायर की जगह बताओ क्या आ जाएगा, रूट आई वन, बोलो भाई, इंटू वहां क्या आ जाएगा, रूट आई टू कॉस फाइव। ठीक है बेटा, तो ये मेरा फार्मूला निकल आया, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट आई वन इंटू रूट आई टू कॉस फाइव। बोलो मेरे भाई, ठीक है, ध्यान देना, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ सही है, इतना आ रहा है वीडियो में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये बेटा मेरा फार्मूला निकल गया। क्या आपको बात समझ में आया? ठीक है, तो बेटा ये जो है ये हमारा फार्मूला इंटेंसिटी का निकल गया, नेट इंटेंसिटी का। अब यहां आई क्या है बताओ, नेट इंटेंसिटी है। I1 क्या है, पहले वाले वेव के कारण इंटेंसिटी है। I2 क्या है, दूसरे वाले वेव के कारण इंटेंसिटी है। फाई क्या है, दोनों वेव के बीच का फेज डिफरेंस है, यानी कि कलांतर है। तो ये मेरा नेट इंटेंसिटी निकल आया। यहां से अब मैं अगले लेक्चर में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको बताऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि आई मैक्स क्या होगा और आई मिन क्या होगा। मतलब आई मैक्सिमम क्या होगा, यानी कि अधिकतम तीव्रता क्या होती है और मिनिमम तीव्रता क्या होती है, कहां अधिकतम की जरूरत पड़ी, कहां न्यूनतम की जरूरत पड़ी, इसके बारे में मैं अगला लेक्चर बनाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा नेट इंटेंसिटी कैलकुलेट होकर निकल गया। बात समझ में आया क्या? तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आया होगा और आपको इंटेंसिटी के बारे में भी नॉलेज हो गया होगा कि इंटेंसिटी का लेना देना ब्राइटनेस से है। कौन से वेव में? प्रकाश में। लेकिन जब साउंड से रिलेटेड बात करेंगे तो वहां लाउडनेस से है, आवाज से है, कि कहां आवाज ज्यादा सुनाई दे रहा है, कहां आवाज कम सुनाई दे रहा है। बात समझ में आया? तो यहां इंटेंसिटी की पूरी डेरिवेशन में कर दिया। तो उम्मीद है बच्चों कि आपको पूरा डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगला लेक्चर फिर हम देखेंगे। आप बस ठीक है ना, जुड़े रहिए, बने रहिए हमसे। ठीक है ना, आप समझते रहिए, एक एक करके सब कुछ पढ़ाऊंगा। बेटा बार बार ये बात कहता हूं कि वीडियो थोड़ा मेरा लंबा हो सकता है, लेक्चर्स 2 के जगह 4 हो सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा और अच्छे से बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाँ, तो कल जो है फिर एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर देखेंगे और उसमें ठीक है ना, लेक्चर देखने के बाद जो जो फार्मूला मेन निकलेगा और इधर जो फार्मूला निकला है, इन सभी फार्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन मैं उसके आगे वाला लेक्चर बनाऊंगा। यानी कि चौथा तो आपका विनाशी व्यतिकरण और क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव का क्या हो जाएगा, समपोषी व्यतिकरण, इससे रिलेटेड होगा। लेकिन उसके अगला वाला लेक्चर हम लोग केवल न्यूमेरिकल्स का देखेंगे, तो न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ लगाते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बेटा, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे चलते चलते। नाम तो सुना ही होगा। ठीक है।